प्रलय से पहले वापस जागने के बाद मैंने सबसे पहला काम यही किया कि अपना आखिरी पैसा भी खर्च करके 10 साल से वीरान पड़े एक भूमिगत मॉल को खरीद लिया। सबने कहा कि मेरा दिमाग खराब हो गया है, यहाँ तक कि प्रॉपर्टी एजेंट भी मुझ पर हंसा और मुझे बेवकूफ कहा। निर्माण फोरमैन घुप अंधेरे प्रवेश द्वार पर खड़ा होकर पूछे बिना नहीं रह पाया, साहब यहाँ तो चूहे भी रहना नहीं चाहते, आखिर आपने यह जगह क्यों खरीदी? मैं बस मुस्कुरा दिया और कुछ नहीं कहा, क्योंकि सिर्फ मुझे पता है कि 7 दिन में प्रलय आने वाली है। जब वह आई तो भारी बर्फबारी ने पूरी दुनिया को ढक दिया, और यह कोई मामूली बर्फ नहीं होगी। इस बर्फ में एक अनजाना बीजाणु छिपा होगा। जैसे ही वह खुली त्वचा को छूती या किसी घाव, नाक या मुंह के जरिए शरीर में घुसती तो सबसे हल्का नतीजा तेज बुखार और बेहोशी था, लेकिन सबसे बुरा नतीजा समझ बूझ का पूरी तरह खो जाना और संक्रमित ज़ॉम्बी में बदल जाना, जिसका बस एक ही मकसद रह गया, जिंदा लोगों पर हमला करना। और यह तो बस अंत की शुरुआत भर है। जैसे ही वह महाबर्फबारी शुरू हुई, दुनिया भर का तापमान गिरकर -30 डिग्री सेल्सियस, फिर -50 डिग्री और अंततः -80 डिग्री से भी नीचे चला जाएगा। बिजली की व्यवस्था ठप हो गई, संचार व्यवस्था पूरी तरह चुप हो गई, शहर की हीटिंग व्यवस्था बंद हो गई। बस चंद दिनों में जमीन के ऊपर की वे सड़कें जो कभी गुलजार हुआ करती थीं, जीता जागता नर्क बन गई। तब तक पैसा बेकार कागज बन चुका था, सोने की भी कोई कीमत नहीं रही थी। जो चीजें असल में जिंदा रखती थीं, वे थीं गर्म पानी, खाना, दवाई और ईंधन। एक कप गर्म पानी की कीमत सोने की अंगूठी जितनी हो गई थी। एक रेशन बार सबसे अभिमानी इंसान को भी अपनी सारी इज्जत ताक पर रखने पर मजबूर कर देती थी। कोयले की एक बोरी पूरी इमारत को आपस में लड़ाने के लिए काफी थी। और वही भूमिगत मॉल जिससे सब नफरत करते थे, इस शहर की आखिरी पनाहगाह बन गया। अपनी पिछली जिंदगी में महाबर्फबारी शुरू होने के 6 महीने बाद मेरी मौत हो गई थी। उस समय मैंने अपनी मंगेतर विवियन लेन की हिफाजत में अपना सब कुछ झोंक दिया था। मैंने उसे अपना आखिरी थर्मल सूट दिया था, अपना आखिरी कटोरा गर्म सूप दिया था, यहाँ तक कि सिर्फ उसके लिए बुखार की दवाई का एक डिब्बा ढूंढने के लिए मैं तूफान में पूरे 3 किलोमीटर पैदल चला था। पर आखिर में उसी के हाथों ने हमारे सेफ हाउस का दरवाजा खोला और डेरेक केन को उन सारे राशन की जानकारी दे दी जो मैंने 6 महीनों से छुपा रखे थे। उस रात डेरेक एक दर्जन से ज्यादा बचे हुए लोगों के साथ मेरे सेफ हाउस पर टूट पड़ा। उन्होंने मेरा चावल ले लिया, मेरी दवाई ले ली और जिंदा रहने की मेरी आखिरी उम्मीद भी छीन ली। और विवियन वही थर्मल सूट पहने जिसके लिए मैं लगभग जान दे चुका था, डेरेक के पीछे खड़ी थी और बड़ी ठंडी नजरों से मुझे देख रही थी। एथन, मुझे दोष मत दो, हिस्से में इतना ही आता है, मैं तुम्हारे साथ जमकर मरने से तो रही। फिर डेरेक ने मुझे धक्का दिया और दरवाजे से बाहर कर दिया। -80 डिग्री की बर्फ मेरे चेहरे पर गिरने लगी। मैं बेहोश नहीं हुआ। उसी वक्त मुझे दरवाजे के पीछे से किसी डिब्बे के खुलने की आवाज सुनाई दी। मैंने डेरेक को हंसते हुए कहते सुना, मेरे जैसे कूड़े का इतनी देर टिकाना ही बड़ी किस्मत की बात थी। विवियन ने मेरे बचाव में एक शब्द भी नहीं कहा, वह बस हल्के से मुस्कुरा दी। उसी पल मुझे आखिरकार समझ आया, प्रलय में सबसे ठंडी चीज कभी बर्फ नहीं होती, वह इंसान का दिल होता है। जब मैंने फिर से आंखें खोली तो मैं महाबर्फबारी से 7 दिन पहले वापस आ चुका था। मेरे फोन की स्क्रीन पर अब भी विवियन का भेजा हुआ वही संदेश दिख रहा था। एथन, मेरी मम्मी कहती हैं कि शादी में सुरक्षा जरूरी है, पहले घर मेरे नाम कर दो, वैसे भी हम देर सवेर एक परिवार बनने ही वाले हैं, इतना भी नहीं करोगे मेरे लिए? मैं उन शब्दों को घूरता रहा, फिर फोन को उलटा करके मेज पर रख दिया। अपनी पिछली जिंदगी में मैंने ठीक इसी तथाकथित सुरक्षा के नाम पर अपने माता पिता का घर उसके नाम कर दिया था, और प्रलय आने के बाद उसने उसी घर को अपना सौदेबाजी का हथियार बनाकर डेरेक की हिफाजत खरीदी थी। इस बार भी वह मेरा घर मांग रही है। इस बार बिल्कुल नहीं। मैंने प्रॉपर्टी के कागजात उठाए और सीधा बैंक पहुंच गया। 3 घंटे बाद घर गिरवी रखने का काम पूरा हो गया। फिर मैंने अपने शेयर और फंड भुना लिए, माता पिता की छोड़ी कुछ दुकानें बेच दी, यहाँ तक कि गाड़ी और कुछ बेशकीमती संग्रहणीय चीजें भी सब कुछ छूट पर बेच दिया। आखिर में मेरे पास 8 करोड़ से ज्यादा युआन इकट्ठे हो गए। प्रलय से पहले इतने पैसों से मैं आराम की जिंदगी बिता सकता था, पर 7 दिन में यह सब बेकार कागज बन जाएगा। मुझे अभी सामान खरीदने की जल्दी नहीं है, क्योंकि मुझे अच्छी तरह पता है बिना किसी सुरक्षित जगह के चाहे तुम कितना भी सामान जमा कर लो, वह किसी और के लिए तोहफा भर बनकर रह जाएगा। इसलिए मेरा सबसे पहला कदम था शहर के बाहरी इलाके में उस वीरान भूमिगत मॉल के मालिक से संपर्क करना। मैं पिछली जिंदगी में ही उसके मालिकाना कागजात जांच चुका हूँ, वे बिल्कुल साफ हैं, न कोई गिरवी, न कोई कर्ज का विवाद, न मालिकाना हक का कोई झंझट। इसकी बस एक ही दिक्कत है, इसका ठिकाना बहुत दूर और बहुत लंबे समय से खाली, कोई इसे छूना तक नहीं चाहता। यह जगह 10 साल पहले एक भूमिगत शॉपिंग गली के तौर पर बनाई गई थी। खराब प्रबंधन के चलते तभी से यह खाली पड़ी है। जमीनी स्तर का प्रवेश द्वार जर्जर हो चुका है, नीचे की जगह ठंडी और सीली है और वहाँ न के बराबर लोग आते जाते हैं। बाकी सबके लिए यह एक मरा हुआ सौदा है जिसे कोई नहीं चाहता, पर मुझे इससे बेहतर पता है। इसमें जमीन के नीचे 3 मंजिलें हैं, मोटी दीवारें हैं और वेंटिलेशन व्यवस्था पूरी तरह सलामत है। यहाँ तक कि इसका अपना अलग कुआं भी है। सबसे बड़ी बात, ये मूल रूप से एक सिविल डिफेंस ढांचे से बदला गया था। इसका मुख्य ढांचा, वेंटिलेशन नलियां, नाली व्यवस्था और कुछ बैकअप वायरिंग, ये सब अब भी मौजूद है। मुझे शुरुआत से कुछ बनाने की जरूरत नहीं, बस सील करना है, मजबूत करना है और जो पहले से मौजूद है उसे बहाल करना है। थोड़ी सी मरम्मत के साथ यह अपने आप एक कुदरती प्रलय बंकर बन जाएगा। जैसे ही मालिक ने सुना मुझे यह जगह खरीदनी है, उसकी आंखें चमक उठी। जवान आदमी, पक्का यही जगह चाहिए? पक्का। जब यह बनी थी तब 5 करोड़ से ज्यादा खर्च हुआ था। अगर सच में गंभीर हो तो 80 लाख। मैं कहता हूँ मालिकाना कागज और भूमिगत पार्किंग भी साथ में दे दो, 58 लाख। मालिक एक पल के लिए ठिठक गया। मैंने आगे कहा, आज ही कागजात साइन होंगे, भुगतान भी आज ही होगा। वह एक पल चुप रहा, फिर घुटने पर हाथ मारकर बोला, पक्का? उसके लिए यह भूमिगत मॉल 10 सालों से एक बेकार
बेकार बोझ रहा है। हर साल इसका रख रखाव और बकाया फीस उसे किसी सड़ते हुए अंग की तरह लटकाए रखती है। अब जब कोई सच में इसे उससे लेने को तैयार है तो वह उसी रात चाबियां मेरे हाथ में थमा देना चाहता है। कागजात साइन होते ही मैंने फौरन 58 लाख ट्रांसफर कर दिए। वह मुझे ऐसे देखता है जैसे मैं कोई पक्का बेवकूफ हूँ। उसे नहीं पता कि 7 दिन बाद 58 लाख तो छोड़ो, मैं इस भूमिगत मॉल के बदले शहर के बीचों बीच की पूरी गगनचुंबी इमारत भी नहीं लूंगा। सौदा पक्का होते ही मैंने निर्माण टीम को बुला लिया और मेरी बस एक ही मांग थी, 7 दिन के अंदर इस भूमिगत मॉल को एक असली प्रलय बंकर में बदल दो। बेसमेंट लेवल एक पावर रूम और डिफेंस बफर जोन बनेगा। बेसमेंट लेवल 2 स्टोरेज बे, कोल्ड स्टोरेज वॉल्ट और मेडिकल बे बनेगा। बेसमेंट लेवल 3 रहने का इलाका बनेगा। प्रवेश द्वार पर 3 मजबूत बख्तरबंद दरवाजे लगेंगे। हर गलियारे में आइसोलेशन गेट और इलेक्ट्रॉनिक ताले लगेंगे और हर खुली खिड़की को सील कर दिया जाएगा। वेंट्स में फिल्ट्रेशन सिस्टम और एंटी बैकफ्लो वाल्व लगाए जाएंगे। हर अंधे कोने पर कैमरे लगेंगे। मेरी पूरी मांगों की सूची सुनकर फोरमैन का चेहरा फीका पड़ जाता है। साहब, आप मॉल का रेनोवेशन कर रहे हैं या बम शेल्टर बना रहे हैं? मैं उसे देखता हूँ। पैसे काफी हैं, काफी से भी ज्यादा। पैसा है तो शेल्टर की बात छोड़िए, मैं आपके लिए जमीन के नीचे एक महल बना दूंगा। मैंने उसी वक्त 5 लाख का बयाना थमा दिया। भुगतान का नोटिफिकेशन देखते ही फोरमैन के चेहरे का शक बेताबी में बदल गया। फिक्र मत कीजिए साहब, मैं जमानत देता हूँ, 7 दिन में काम पूरा हो जाएगा। बंकर की मरम्मत चलते चलते मैंने असली जमाखोरी शुरू कर दी। खाना, पानी, सामान, ईंधन, ठंड से बचने के कपड़े, जो भी चीज किसी की जान बचा सकती थी मैंने वह सब खरीद लिया जिसकी प्रलय में जरूरत पड़ने वाली थी। ईंधन टनों में, दवाइयां पेटियों में, खाना गोदामों के हिसाब से, निगरानी और सुरक्षा उपकरण हर मोर्चे पर अधिकतम, नमक, एंटीबायोटिक्स, बुखार की दवाई, डिसइंफेक्टेंट, यही मेरी प्राथमिकताएं हैं। 7 दिन बाद नमक की एक छोटी सी थैली के लिए लोग जान लेने देने पर उतर आएंगे। इस प्रलय में एंटीबायोटिक्स का एक डिब्बा मानो दूसरी जिंदगी के बराबर होगा। मैं एक सुपरमार्केट चेन के रद्द हुए ऑर्डर से बचे फ्रोजन मीट का पूरा जत्था खरीद लेता हूँ। बीफ, लैम्ब चॉप्स, चिकन लेग्स, फ्रोजन झींगे, बनी बनाई तैयार डिशें, सब पूरी तरह प्रमाणित। इसके इतनी आसानी से मिल जाने की बस एक ही वजह है, ऑर्डर रद्द हो गया और यह बस कोल्ड स्टोरेज की जगह घेर रहा था। जब मैनेजर ने मुझे एक साथ 20 ट्रकों का ऑर्डर देते देखा तो उसकी आंखें फटी रह गईं। बच्चे, पक्का सारा माल चाहिए? इतना सारा रखने की जगह भी है तुम्हारे पास? मैंने सिर हिलाया। कोल्ड स्टोरेज वॉल्ट पहले से तैयार है। उसे नहीं पता कि उसके लिए यह बस स्टॉक खाली करना है, पर मेरे लिए यह आने वाले सालों की जिंदगी है। जैसे ही बर्फ गिरनी शुरू होगी, शहर की बिजली चली जाएगी, सुपरमार्केट पूरी तरह खाली हो जाएंगे और सप्लाई की पूरी व्यवस्था ठप पड़ जाएगी। तब तक फ्रोजन मीट का आधा गोदाम भी जान लेने देने लायक कीमती हो जाएगा। उस रात 8 बजे 20 रेफ्रिजरेटेड ट्रक एक के बाद एक भूमिगत मॉल में घुसे। बीफ, लैम्ब चॉप्स, चिकन लेग्स, फ्रोजन झींगे और तैयार खाने की पेटी दर पेटी फ्रीजर वॉल्ट में ढोई जाती है। निर्माण टीम अविश्वास से देखती रह गई। फोरमैन पूछे बिना नहीं रह पाया, साहब आप सुपरमार्केट चेन खोल रहे हैं क्या? करीब करीब वैसा ही। उन्हें नहीं पता कि 7 दिन बाद हर सुपरमार्केट मलबा बन जाएगा, हर कोल्ड स्टोरेज कमरा जंग का मैदान बन जाएगा और मेरे पैरों तले यह बंकर पूरे शहर की सबसे सुरक्षित जगह बन जाएगा। अगले कुछ दिनों में वह कभी ठंडा सीला भूमिगत मॉल पूरी तरह बदल गया। पावर रूम, स्टोरेज बे, मेडिकल बे और रहने का इलाका सब अलग अलग बांटकर पूरे कर दिए जाते हैं। डीजल जनरेटर, बैटरी बैंक और ईंधन के भंडार एक स्वतंत्र ग्रिड से जोड़ दिए जाते हैं। शहर की पूरी बिजली व्यवस्था भले ही पूरी तरह ठप हो जाए, यह जगह चलती रहेगी। बेसमेंट लेवल 3 रहने का इलाका ठीक मेरी बताई हुई तफसील के मुताबिक तैयार हो गया। बेडरूम, रसोई, मेडिकल रूम, जिम, नियंत्रण कक्ष और एक ग्रो रूम, यहाँ सब कुछ मौजूद है। पानी को दोबारा इस्तेमाल लायक बनाने वाला सिस्टम और हवा साफ करने वाला फिल्ट्रेशन सिस्टम बिना रुकावट चल रहा है और यहाँ तक कि एक छोटा सा होम थिएटर भी है। मुझे बस जिंदा नहीं रहना, अच्छी जिंदगी जीनी है। अपनी पिछली जिंदगी में मैं काफी कुछ सह चुका हूँ। फफूंद लगी रोटी, गंदा जमा हुआ पानी, वे झूठन जिन्हें दूसरे लोग पहले ही छान चुके थे। जब तक मैं जिंदा हूँ मैं दोबारा उन चीजों को छूना भी नहीं चाहता। गिनती के आखिरी दिन की रात टीम ने आखिरी बख्तरबंद दरवाजा लगाकर काम खत्म कर दिया। फोरमैन उस भारी पैनल को थपथपाकर गर्व से चमकते हुए कहता है, मिस्टर निकोल, इस दरवाजे पर भरोसा कीजिए। आम आदमी की तो बात ही छोड़िए, गाड़ी टकरा भी जाए तो ये हिलेगा तक नहीं। मैं उस भारी मिश्र धातु दरवाजे को देखकर संतुष्टि से सिर हिलाता हूँ। गाड़ी तो पक्का नहीं टूट पाएगी, पर आज रात के बाद जो दस्तक देगा वह शायद गाड़ी हो ही नहीं। आखिरी भुगतान होते ही टीम वहाँ से चली गई। भारी बख्तरबंद दरवाजा धीरे धीरे बंद हुआ। एक क्लिक की आवाज के साथ पूरा भूमिगत मॉल बाहरी दुनिया से पूरी तरह सील हो जाता है। मैं नियंत्रण कक्ष में खड़ा होकर दर्जनों स्क्रीनों को एक साथ जगमगाते देख रहा था। मुख्य प्रवेश द्वार, बैकअप रास्ते, वेंट्स, भूमिगत पार्किंग गैराज और आसपास की सड़कें। मैं पहले ही स्ट्रीट लाइटों, छोड़े हुए इलेक्ट्रिकल बॉक्सों और होर्डिंगों के पीछे कैमरे छुपा चुका हूँ। मैंने आसपास की कुछ दुकानों के पुराने निगरानी सिस्टम की पहुंच भी खरीद ली है। अभी हर एक फीड साफ साफ मेरी आंखों के सामने है। बंकर पूरी तरह तैयार था और हर सामान पूरी तरह भरा हुआ था। नीचे बेसमेंट लेवल 2 के स्टोरेज बे में अलमारियों की कतारें रोशनी में चुपचाप खड़ी हैं। अनाज, डिब्बा बंद खाना, रेशन बार, दवाइयां, औजार, सुरक्षा उपकरण और आपातकालीन सामान सब जोन के हिसाब से सील। हर दरवाजे पर इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल दोनों ताले हैं और हर गलियारा कैमरे की पहुंच में है। मैंने अपनी चेकलिस्ट एक एक करके देख ली। खाना, पानी, दवाई, ईंधन, हीटिंग, शुद्धिकरण व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था सब हिसाब में है। तभी मेरा फोन बजा। कॉलर आईडी विवियन लेन। मैंने कॉल उठाई और तुरंत उसकी बेसब्र आवाज सुनाई दी। एथन, तुम्हें हुआ क्या है? मैंने मैसेज किया था, जवाब क्यों नहीं दिया? मेरी मम्मी कहती हैं अगर घर मेरे नाम नहीं किया तो शादी टूट जाएगी और डायरेक्ट से पता चला कि तुमने घर
घर गिरवी रख दिया। दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? वह तो हमारा शादी वाला घर होने वाला था, मैंने बेरुखी से कहा। विवियन, वह घर मेरे माता पिता का दिया हुआ है, उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। उसकी आवाज फौरन तीखी हो गई। एथन, तुम सच में इस वक्त मेरे साथ हिसाब किताब कर रहे हो? मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ, खुद को मर्द कहते हो और मुझे एक घर तक नहीं दे सकते और कहते हो मुझसे प्यार करते हो। अगर यह मेरी पिछली जिंदगी होती तो यह सुनते ही मैं घबरा जाता, फौरन माफी मांगता, सफाई देता, उसे मनाने की कोशिश करता, अपनी आखिरी बची इज्जत को भी मिट्टी में मिला देता। पर अब यह मुझे बस हास्यास्पद लगता है। विवियन, तुम्हें सुरक्षा ही तो चाहिए थी ना? उसकी आवाज आखिरकार थोड़ी नरम पड़ जाती है। अब बात बनी। मैंने सीधे उसकी बात काट दी। डेरेक के पास जाओ, उसके पास तुम्हारे लिए खूब सारी सुरक्षा है। दूसरी तरफ की लाइन पर सन्नाटा छा जाता है। कुछ सेकंड बाद वह गुस्से से चीख पड़ती है। एथन, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें लगता है मैं अभी शादी कैंसिल नहीं करूंगी? कर दो कैंसिल, और साथ ही अपनी मम्मी से कह देना कि दहेज भी रद्द और शादी की फोटो का आधा खर्च मुझे लौटाना मत भूलना। इतना कहकर मैंने फौरन फोन काट दिया। अगले ही पल विवियन के संदेशों की बाढ़ आ गई। एथन, तुम्हारा खात्मा हो गया, अभी भी माफी मांगने में देर नहीं हुई है। बता दूं, बहुत सारे लड़के मेरे पीछे पड़े हैं। डेरेक तुमसे कहीं ज्यादा समझदार है। पछताना मत बाद में। मैं उस आखिरी लाइन को घूरता हूँ। पछताना? मैंने फोन बंद कर दिया। 7 दिन बाद पछताने वाले तुम दोनों ही होंगे। आधी रात को बाहर हवा तेज हो गई। मैं मॉनिटर वाली दीवार के पास गया। सड़कों पर लोग अब भी हंस बोल रहे हैं। एक डिलीवरी वाला स्कूटर पर सरपट निकल जाता है। कॉन्वेनियंस स्टोर की बत्तियां जल रही हैं। एक बारबेक्यू स्टॉल से भाप उठ रही है। पूरा शहर अभी भी एक आम शांत रात में खोया हुआ है। किसी को नहीं पता कि गिनती पहले ही खत्म हो चुकी है। 12:01 पर आसमान से पहली बर्फ की परत तैरती हुई नीचे आती है। वह फुटपाथ पर एक नशे में धुत आदमी के हाथ की पीठ पर गिरती है। वह हैरानी से रुक जाता है। ये किस तरह का मौसम है भला? अचानक बर्फ क्यों गिर रही है? मैंने एक हाई डेफिनेशन कैमरे पर स्विच करके झूम किया। अगले ही पल उसकी हरकतें रुक गईं। उसकी त्वचा पर अजीब से निशान फैलने लगते हैं। उसकी आंखें शीशे जैसी और धुंधली हो जाती हैं। उसके गले से एक धीमी गुर्राहट उठती है। फिर वह बगल में खड़े एक राहगीर पर बुरी तरह झपट पड़ता है। सड़क पर चीखें गूंज उठी। बर्फ और तेजी से गिरने लगी और अफरा तफरी मच गई। लोग बदहवास होकर अपने शरीर से बर्फ झाड़ने लगते हैं। कुछ मुड़कर भागने लगते हैं। कुछ कॉन्वेनियंस स्टोर में घुसने की कोशिश करते हैं, पर दरवाजा पहले ही जाम मिलता है। मिनटों में पूरी सड़क बेकाबू हो जाती है। कैमरे की फीड बुरी तरह हिलने लगती है। जल्द ही बर्फ पर बस बिखरे हुए पैरों के निशान और साफ नजर आने वाले काले धब्बे रह जाते हैं। उसी पल पूरा शहर अंधेरे में डूब गया। इस बीच में अपने भूमिगत बंकर में सुरक्षित और गर्मागर्म बैठा ताजे बने बीफ नूडल्स का कटोरा उठा चुका था। शोरबा भाप छोड़ता हुआ गर्म है, बीफ नरम है, हवा में हरी प्याज की हल्की सी खुशबू भी है। मैं मॉनिटर स्क्रीनों पर सड़कों की अफरा-तफरी देख रहा था। मुझे कोई संतोष महसूस नहीं हुआ, बस एक भारी सा एहसास कि यह आखिरकार सच में शुरू हो गया है। असली कहानी यहीं से शुरू होती है। मैंने मॉनिटर बंद करने की जल्दी नहीं की, क्योंकि मुझे पता है असली अफरा-तफरी तो अभी शुरू ही हुई है। पहले 10 मिनटों में ज्यादातर लोग अब भी सोचते हैं कि यह बस एक अचानक आई आपदा है, बहुत खराब मौसम, कोई छोटी सी गड़बड़। पर 20 मिनट में पहली लहर के संक्रमित पूरी तरह काबू से बाहर हो चुके हैं। उन्हें न ठंड महसूस होती है, न दर्द, न कोई समझ बूझ। जैसे ही उन्हें किसी जिंदा इंसान की आवाज सुनाई देती है, वे सीधे उसकी तरफ खींचे चले आते हैं। मॉनिटरों पर शहर की बत्तियां एक एक करके बुझती गईं। आखिर में बस उग्र तूफान और दूर से गूंजती चीखें रह जाती हैं, एक के बाद एक। शहर का संचार अभी पूरी तरह ठप नहीं हुआ है। कुछ सेल टावर अब भी बैकअप बिजली पर चल रहे हैं। सिग्नल टिमटिमाता हुआ आ जा रहा है। किसी को नहीं पता यह कब तक टिकेगा। इसी वजह से बर्थडे पार्टी वाले ग्रुप चैट में एक के बाद एक संदेश आने लगते हैं। बाहर हो क्या रहा है? अचानक बर्फ क्यों गिर रही है? किसी का दिमाग खराब हो गया है। होटल के गेट पर अफरा तफरी मची है। कोई पुलिस को फोन करो। इमरजेंसी सर्विस पर बात ही नहीं हो रही। एथन, तुम्हें इस बारे में कुछ पता है क्या? ये आखिरी संदेश भेजने वाला डेरेक केन है। हमेशा की तरह खतरा आते ही उसकी पहली फितरत कभी जिम्मेदारी लेने की नहीं होती, बल्कि किसी और पर इल्जाम मढ़ने की होती है। उसके ठीक बाद विवियन का वॉइस कॉल आया। मैंने नहीं उठाया। उसने फिर कॉल किया। मैंने फिर भी नहीं उठाया। लगातार 5 मिस्ड कॉल के बाद वह आखिरकार एक संदेश भेजती है। एथन, कहाँ हो तुम? यहाँ कुछ हो रहा है, अभी आकर मुझे ले जाओ। मैं गोल्डन ग्रैंड होटल के बाहर हूँ। यहाँ ढेर सारे पागल लोग हैं। सुन रहे हो मुझे? मैं स्क्रीन को देखता हूँ, मेरे चेहरे पर कोई हलचल नहीं। गोल्डन ग्रैंड होटल, ठीक पिछली जिंदगी जैसा ही। उसकी बर्थडे पार्टी अभी भी वहीं हो रही है। बस इस बार मैं वहाँ कभी पहुंचा ही नहीं। मैंने जवाब में बस 2 शब्द टाइप किए, टाइम नहीं है। मैसेज भेजते ही विवियन का जवाब उड़ता हुआ आता है। एथन, इसका मतलब क्या है? मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ। यहाँ इतना खतरा है और तुम कह रहे हो टाइम नहीं है। तुम मर्द भी हो। प्रलय शुरू हो चुकने के बावजूद वह अब भी उम्मीद करती है कि मैं ठीक वैसे ही रिएक्ट करूंगा जैसे हमेशा करता आया हूँ। उसका एक शब्द और मैं उसे बचाने के लिए सिर के बल खतरे में कूद पड़ूंगा। मैंने जवाब दिया, शादी पहले ही टूट चुकी है, तुम अब मेरी मंगेतर नहीं हो। दूसरी तरफ कुछ सेकंड की खामोशी छाई रहती है। फिर संदेशों का तूफान आ जाता है। एथन, दिमाग खराब हो गया है क्या? ये गुस्सा दिखाने का समय है क्या? बाहर सच में कुछ बहुत बड़ा हो रहा है। अभी आकर मुझे ले जाओ। अगर आ गए तो मैं आज का तुम्हारा रवैया भी माफ कर दूंगी। ये पढ़कर मुझे लगभग हंसी छूट गई। मुझे माफ करेगी। अब भी वह यही सोचती है कि वह मुझ पर एहसान कर रही है। मैंने जवाब नहीं दिया। इसकी जगह पहले से लगाए गए बाहरी परिसीमा कैमरों पर स्विच किया। इनमें से एक कैमरा ठीक गोल्डन ग्रैंड होटल के बाहर की सड़क को कैद कर रहा है। फीड टूटी फूटी है, पर इतनी साफ है कि होटल के गेट की अफरा तफरी समझ आ जाए। कई गाड़ियां आपस में टकराई पड़ी हैं। कांच के दरवाजे जमीन पर बिखरे हैं। लॉबी में लोगों की भीड़ ठसाठ है। कुछ लोग बाहर निकलने की कोशिश में हैं, कुछ अंदर घुसने की। जल्द ही दूसरी मंजिल के बैंक्वेट हॉल की एक खिड़की पर मुझे विवियन दिखी। वह अब भी अपने सफेद गाउन में है। उसका बड़ी सावधानी से किया मेकअप पहचान
पहचान में न आने लायक फैल चुका है। वह अपना फोन जकड़े हुए रो रही है, बदहवास होकर सड़क की तरफ देख रही है। उसके बगल में डेरेक दरवाजे को कसकर पकड़े खड़ा है और उनके कुछ मुश्तरका दोस्त डर के मारे पीले पड़े खड़े हैं। यही वे लोग हैं जिन्होंने मेरी पिछली जिंदगी में, जब मुझे मेरे ही सेफ हाउस से बाहर फेंका गया था, तब मेरे बचाव में एक शब्द तक नहीं कहा था। अब आखिरकार वे खुद असली डर का स्वाद चख रहे हैं। मैंने ग्रुप चैट बंद की और बंकर की व्यवस्थाओं को एक एक करके जांचना शुरू किया। बिजली सामान्य, हीटिंग सामान्य, हवा फिल्ट्रेशन सामान्य, पानी शुद्धिकरण सामान्य, बाहरी निगरानी सामान्य, तीनों बख्तरबंद दरवाजे पूरी तरह बंद और लॉक। बेसमेंट लेवल 1 के पावर रूम में डीजल जनरेटर अपने आप चालू हो चुका है। पीछे की दीवार से गुजरती उसकी धीमी गुनगुनाहट दिल की धड़कन जैसी स्थिर और मजबूत। अंदर का तापमान 24 डिग्री, बाहर 36 डिग्री और यह आंकड़ा अब भी गिरता जा रहा है। मुझे पता है कि आज दोपहर तक बाहर का तापमान -80 डिग्री से भी नीचे गिर जाएगा। तब तक आम इंसान की तो बात ही छोड़िए, गाड़ियां तक जमकर पत्थर हो जाएंगी और स्टार्ट होने से इनकार कर देंगी। असली जमा हुआ नर तो अभी आया ही नहीं है। अगले दिन मैं सुबह 9 बजे उठता हूँ। सबसे पहला काम मुख्य मॉनिटर स्क्रीन खोलना है। बाहर की दुनिया पूरी तरह बदल चुकी है। पूरा शहर बर्फ के नीचे दबा पड़ा है। सड़कें टूटी फूटी छोड़ी हुई गाड़ियों से भरी पड़ी हैं। सड़क किनारे का एक होर्डिंग ठंड से छटक कर हवा में खतरनाक ढंग से लटका हुआ है। कॉन्वेनियंस स्टोर का गेट पूरी तरह तबाह हो चुका है। कुछ संक्रमित बर्फ में धीरे धीरे घूम रहे हैं। जरा सी भी आवाज सुनते ही वे अपना सिर उठाकर आवाज के स्रोत को ढूंढने लगते हैं। मैं बाहरी तापमान रीडिंग पर नजर डालता हूँ, -72 डिग्री। ये मेरी पिछली जिंदगी से भी तेजी से गिर रहा है। तभी बंकर का बाहरी संचार सिस्टम अचानक बीप कर उठा। कोई मॉल के गेट की तरफ आ रहा है। मैंने कैमरा फीड खोली और 3 आदमियों को देखा। मोटे कंबलों में लिपटे, चेहरों पर स्कार्फ बंधे, हाथ आस्तीनों में छुपाए, बस उनकी आंखें दिखाई दे रही हैं। वे तूफान में लड़खड़ाते हुए गेट की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं उनमें से एक को पहचान गया, गैरी वॉल्श, आसपास के एक रिहायशी परिसर का प्रॉपर्टी मैनेजर। मेरी पिछली जिंदगी में प्रलय के शुरुआती दिनों में इसने आसपास के कई परिसरों के बचे हुए लोगों को इकट्ठा किया था, ऊपर से आपसी मदद का दावा करते हुए, जबकि पीछे से चुपके बहुत सारे लोगों का सामान चुराता रहा। इस तरह का इंसान किसी भी संक्रमित से ज्यादा खतरनाक होता है। तब गैरी मॉल के बाहर के धातु शटर को जोर जोर से पीट रहा था। कोई है यहाँ? दरवाजा खोलो, हम बाहर ठंड से मर जाएंगे। अंदर कोई है? दरवाजा खोलो, हमें अंदर। मैंने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप मॉनिटर देखता रहा। गैरी कुछ देर पीटता रहा और जब कोई जवाब नहीं मिला, उसका चेहरा फौरन तिक्त हो गया। मुझे पता है यहाँ कोई है। ये जगह कई दिनों से निर्माणाधीन है ना? दरवाजा खोलो साले, ये इमरजेंसी है। संसाधन बांटने के लिए ही होते हैं। ये सुनकर मैंने बाहरी स्पीकर चालू कर दिया। थोड़ी सी खरखराहट होती है और फिर गेट के स्पीकर से मेरी आवाज आती है। किसने कहा? गैरी ने फौरन कैमरे की तरफ सिर उठाया। तो हो कौन तुम? जैसे अचानक कुछ समझ आ गया हो। अरे तुम वही बेवकूफ हो जिसने कुछ दिन पहले यह भूमिगत मॉल खरीदा था। अब भी बेवकूफ ही समझते हो मुझे? गैरी का चेहरा सख्त हो गया। उसके बगल के दोनों आदमी गेट पर नए लगे कैमरे को देखते हैं, फिर उस भारी बख्तरबंद दरवाजे को। उनके चेहरों के भाव फौरन बदल जाते हैं। उन्हें एहसास होता है कि यह जगह पहले ही रेनोवेट हो चुकी है। पिछले कुछ दिनों से मॉल में लगातार जाते रहे ट्रक उन्हें अंदर मौजूद चीजों का इशारा दे देते हैं। बिजली, हीटिंग, सामान। गैरी ने फौरन अपना लहजा बदल लिया। भाई एथन, हम सब यहाँ पड़ोसी ही हैं। बाहर बहुत खतरा है। तुम हमें यूं ही मरता हुआ नहीं देख सकते, है ना? बस थोड़ी देर के लिए हमें अंदर आने दो। ताप ले लें, फिक्र मत करो, हम मुफ्त में नहीं रहेंगे। हम मिलकर इस जगह की पहरेदारी करेंगे। किसी को अंदर नहीं ले रहा। एथन, इतने खुदगर्ज मत बनो। बाहर के हालात देखो। क्या यह सही है कि तुम इतनी बड़ी जगह अकेले हड़प कर बैठे हो? मैं उसके झांसे में नहीं आया, बस शांति से कहा, मैं रास्ता बता सकता हूँ। 300 मीटर पूरब में एक कम्युनिटी क्लिनिक है। मोटी दीवारें, कई दरवाजे, अभी के लिए हवा से बचा लेगा। उससे 500 मीटर उत्तर में एक भूमिगत पार्किंग गैराज का प्रवेश द्वार है। यहाँ से घुसना कहीं आसान है। अभी निकल जाओ तो मौका है। इस दरवाजे को यूं पीटते रहे तो सिर्फ संक्रमितों को यहाँ खींच लाओगे। पर गैरी बिल्कुल नहीं सुनता। वह कैमरे की तरफ उंगली उठाकर कहता है, मुझे बेवकूफ मत बनाओ, तुम बस हमें भगाना चाहते हो। जब सरकारी बचाव टीम आएगी, मैं सबसे पहले तुम्हारी शिकायत करूंगा। मैंने उसके पीछे गाढ़े होते तूफान को देखते हुए अपनी आवाज को कुछ डिग्री और ठंडी कर ली। तो तब तक जिंदा रहना जब तक वह बचाव टीम पहुंचे। मेरे मुंह से यह शब्द निकलते ही कहीं दूर से एक धीमी गुर्राहट गूंजती है। तीनों आदमी एक साथ जम जाते हैं। मॉनिटर पर सड़क के मोड़ से कुछ लड़खड़ाती आकृतियां धीरे धीरे उभरती हैं। उनके शरीर पर ठंड की परत जमी है। उनकी पुतलियां काली स्याह हैं। गैरी की आवाज फौरन बदल जाती है, एथन दरवाजा खोलो, अभी खोलो। मैंने दरवाजा नहीं खोला क्योंकि मुझे अच्छी तरह पता है जिस पल पहला दरवाजा खुलेगा उसके पीछे बेशुमार परेशानी चली आएगी। बाहरी बफर जोन का डिकंटेमिनेशन अभी पूरा भी नहीं हुआ है। बर्फ से बीजाणु लेकर आया कोई भी शख्स पूरे बंकर को तबाह कर सकता है। मैंने आखिरी चेतावनी दी, पूरब की तरफ भागो, अभी वक्त है। इतना कहकर मैंने ब्रॉडकास्ट बंद कर दिया। बाहर गैरी बेतहाशा दरवाजा पीटता रहता है, पर बख्तरबंद दरवाजा टस से मस नहीं होता। अगले ही पल कई काली आकृतियां तूफान में झपट पड़ती हैं और कैमरे की फीड बुरी तरह हिलने लगती है। मैं देखता नहीं रहता, इसलिए नहीं कि मैं नरम पड़ गया हूँ, बल्कि इसलिए कि मुझे पहले से पता है इस प्रलय का हर सवाल का जवाब क्या है। जोर से चिल्लाने भर से किसी और की यह जिम्मेदारी नहीं बन जाती कि वह अपनी जान जोखिम में डालकर तुम्हें बचाए, और किसी पर ग्लानि थोपने से भी यह तय नहीं होता कि वह तुम्हें तुम्हारा एकमात्र रास्ता देने का ऋणी है। दोपहर को बाहर का तापमान -86 डिग्री दिखाता है। बर्फ अब भी गिर रही है। पूरा शहर बर्फ की मोटी चादर के नीचे दबा नजर आता है। सड़कों पर मुश्किल से कोई जिंदा इंसान बचा है। बस संक्रमित बर्फ में धीरे धीरे घूम रहे हैं। उनकी हरकतें पिछली रात से ज्यादा अकड़ी हुई हैं, पर उनकी सुनने की ताकत तेज लगती है। अचानक एक गाड़ी का अलार्म बज उठता है। आसपास की एक दर्जन से
ज्यादा काली आकृतियां एक साथ अपना सिर घुमाकर आवाज की तरफ बढ़ने लगती हैं। मैं ये सब देखता हूँ, मेरी भौहें हल्की सी सिकुड़ जाती हैं। ठीक जैसा मुझे याद है, बर्फ के बीजाणुओं से संक्रमित प्राणी लगातार विकसित होते जा रहे हैं। पहले दिन वे तेज अचानक हुई आवाजों की तरफ खींचते हैं। तीसरे दिन से वे धीमी आवाजों और गर्मी के स्रोतों के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं, कहीं ज्यादा चौकस बन जाते हैं। 7वें दिन तक बदले हुए रूप वाले वेरिएंट सामने आते हैं, जो चढ़ने में सक्षम होते हैं, दरवाजे तोड़ने में सक्षम होते हैं, जिसका मतलब है मेरे बंकर के पास अपनी पहली असली परीक्षा से बचने के लिए ठीक 7 दिन है, और वह परीक्षा उम्मीद से पहले आ जाती है। दोपहर 2 बजे मॉनिटर पर मॉल के बाहर की सड़क के दूसरे छोर पर एक भीड़ नजर आती है। तकरीबन 20 लोग, स्त्री पुरुष, कुछ घायलों को सहारा दिए हुए, कुछ पीठ पर थैले लादे हुए। वे शायद आसपास के किसी परिसर के भूमिगत पार्किंग गैराज से यहाँ तक पहुंचे हैं। उनके शरीर डाउन जैकेटों, रजाइयों, प्लास्टिक रेनकोटों, यहाँ तक कि पर्दों में लिपटे हैं। चेहरों पर स्कार्फ बंधे हैं, जिनमें आंखों के लिए काट कर बनाए गए घर के बने पारदर्शी प्लास्टिक टुकड़े लगे हैं। फिर भी उनकी भौहों और पलकों पर पहले ही मोटी बर्फ जमी हुई है। उनमें से कुछ के हाथों की पीठ और गर्दन पर काले धब्बे फैलने लगे हैं। ये कोई अच्छा लक्षण नहीं। उनकी लपेटन के बीच से खून रिस रहा है। भीड़ के आगे आगे कोई और नहीं, गैरी ही चल रहा था। किसी तरह वह अब भी जिंदा है, बस अब उसकी आंखों में सुबह से भी ज्यादा पागलपन झलक रहा है। उसके बगल में कई जवान लड़के धातु के पाइप, पाना और आग बुझाने वाली कुल्हाड़ियां थामे हैं। ये मदद मांगने वाला समूह नहीं है, ये लोग दरवाजा जबरदस्ती खोलने आए हैं। मैंने बाहरी स्पीकर चालू किया। रुको, मेरी आवाज गेट के स्पीकर से बाहर निकलती है। भीड़ एक पल के लिए थम गई। चले जाओ, यहाँ किसी को अंदर नहीं लिया जाएगा। भीड़ में से कोई फौरन रो पड़ता है। इतने बेरहम कैसे हो सकते हो तुम? हमें बस ताप लेने दो, इसमें क्या हर्ज है? इतनी बड़ी जगह अकेले हड़प के बैठे हो, गर्म से नहीं डरते? गैरी ने मौका भांपकर आवाज ऊंची कर ली। सुना ना सबने? इसके पास साफ जगह भी है, सामान भी, हीटिंग उपकरण भी, और फिर भी हमें अंदर नहीं आने दे रहा। इस वक्त निजी संपत्ति की बात कर रहा है। ये तो सरासर इंसानियत के खिलाफ है। मैं खामोशी से उसे देखता रहा। मानना पड़ेगा, गैरी को भीड़ को अपने साथ जोड़ना आता है। उसे पता है कि अकेले वह अंदर नहीं आ सकता, इसलिए वह सबकी किस्मत को अपनी किस्मत के साथ बांध देता है। जब तक मैं दरवाजा खोलने से इनकार करता रहूंगा, मैं सबकी नजरों में खलनायक बना रहूंगा। अफसोस, ये चाल अब मुझ पर नहीं चलती। मैंने कहा, पहली बात, ये मॉल मेरा है। दूसरी बात, ये जगह अभी समूह में लोगों को लेने के लिए डिकंटेमिनेशन पूरा नहीं कर पाई है। तीसरी बात, तुम में से कुछ की त्वचा पर पहले ही काले धब्बे हैं। जबरदस्ती अंदर घुसे तो बाकी सबको भी अपने साथ ले डुबोगे। चौथी बात, इस दरवाजे पर जितना ज्यादा शोर मचाओगे, उतने ज्यादा संक्रमित यहाँ खींचे चले आएंगे। मैंने एक बार फिर रास्ता बताया। 300 मीटर पूरब में एक कम्युनिटी क्लिनिक, 500 मीटर उत्तर में एक भूमिगत पार्किंग गैराज। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो उनके इकट्ठा होने से पहले अभी निकल जाओ। ये मेरी आखिरी चेतावनी है। पर गैरी को यह साफ मंजूर नहीं था। वह मुंह बिचकाकर कहता है, इसकी मत सुनो सब लोग, ये बस हमें भगाने के लिए ये सब बोल रहा है। इसके अंदर पक्का जबरदस्त भंडार होगा। अगर हम सब एक साथ दरवाजे पर टूट पड़े तो ये दरवाजा बंद रखने की हिम्मत नहीं करेगा। कई जवान लड़के फौरन आगे बढ़े और बाहरी धातु गेट पर धातु के पाइप और कुल्हाड़ियां जोर जोर से बरसाने लगते हैं। धड़ाम धड़ाम धड़ाम, टक्कर की तीखी आवाज सुनसान सड़क में दूर तक गूंजती है। मैंने आखिरी चेतावनी दी, दरवाजा तोड़ना बंद करो, शोर से संक्रमित यहाँ आ जाएंगे। पर गैरी को जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दिया। वह और जोर से चिल्लाता है, सब मिलकर चिल्लाओ, इसे दरवाजा खोलने पर मजबूर करो। ये हमें यहाँ मरता हुआ देखने की हिम्मत नहीं करेगा। जोश में आई भीड़ नारे लगाने लगी, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। ये आवाज तूफान में दूर तक गूंजती है। मैंने अब उन्हें समझाने की कोशिश नहीं की, बस कैमरा फीड बदलकर सड़क के दोनों तरफ स्कैन करने लगता हूँ। जैसा सोचा था, दूर कहीं भटकते हुए कुछ संक्रमित धीरे धीरे अपना सिर उठाते हैं, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर पांचवा। गिरती बर्फ के पर्दे में और काली आकृतियां मुड़ने लगती हैं। उन्होंने शोर सुन लिया है। गैरी चिल्लाता रहा, एथन, अगर तुमने यह दरवाजा नहीं खोला तो हम सबकी मौत का जिम्मेदार तुम ही होगे। मैं अपनी कुर्सी पर पीछे झुककर शांति से उसे देखता रहा। जो इन्हें यहाँ तक लेकर आया वह तो तुम हो। अगले ही पल सड़क के मोड़ से पहली काली आकृति फूट पड़ी। भीड़ में कोई चीख पड़ा। दृश्य तुरंत अफरा तफरी में बदल गया। थोड़ी देर पहले दरवाजा तोड़ रहे लड़के अपने औजार गिराकर भाग खड़े होते हैं। कोई लड़खड़ा कर गिर जाता है। कुछ लोग एक दूसरे को पकड़कर धकेलने लगते हैं। कुछ चीखते हुए बर्फ के पर्दे में गायब हो जाते हैं। गैरी का चेहरा सफेद पड़ गया। वह भागने के लिए मुड़ा, पर 2 कदम भी नहीं बढ़ा पाया कि एक आदमी उसकी बांह कसकर पकड़ लेता है। गैरी, तूने ही कहा था कि हम यहाँ अंदर आ जाएंगे। भागने की हिम्मत मत करना। छोड़ो मुझे। तुम बेवकूफ थे जो मेरी बात मान गए। मेरी गलती नहीं है। ये शब्द निकलते ही उसके आसपास खड़े सब लोगों का चेहरा गुस्से से सफेद पड़ जाता है। पर अब गुस्सा करने का वक्त नहीं बचता। तूफान और अफरा तफरी, जल्द ही दरवाजे के बाहर का पूरा नजारा निकल गए। मैं नियंत्रण कक्ष में बैठा रहा, न हिला न दरवाजा खोला, क्योंकि मुझे अच्छी तरह पता है अगर अभी नरम पड़ गया तो मरने वाला मैं ही रहूंगा। कुछ मिनटों बाद बाहर फिर से सन्नाटा छा गया। बर्फ अब भी गिर रही है। जमीन पर धातु के पाइप, रजाइयां और कुछ बिखरे जूते पड़े हैं। बचे हुए लोग पहले ही हर दिशा में भाग चुके हैं। गैरी कहीं नजर नहीं आता। वह बच निकला या तूफान ने उसे निगल लिया, कहा नहीं जा सकता। मैंने बाहरी स्पीकर बंद किया, फिर गेट के कैमरे को झूम करके देखा, ये पुख्ता करने के लिए कि बाहरी सुरक्षा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अच्छा, बंकर ने बिना खरोंच के पहली लहर झेल ली है। तभी मेरा फोन फिर बज उठा। इस बार विवियन नहीं, डेरेक है। एथन, मुझे ठीक ठीक पता है तुम कहाँ हो। वही भूमिगत मॉल है ना? बस रुको, हम आ रहे हैं जल्द ही। तो भूमिगत मॉल की बात पहले ही डेरेक तक पहुंच चुकी है। ये गैरी ने बताया या विवियन ने, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात यह है कि आखिरकार उनकी नजर मुझ पर टिक गई है। बस इस बार दरवाजे का इख्तियार मेरे पास है, सामान मेरा है और जिंदा बचने का रास्ता भी मेरा ही है। मैंने धीरे धीरे जवाब में एक लाइन टाइप की,
आ जाओ, मैं इंतजार करूंगा। भेजने के बाद मैंने नक्शा खोलकर देखा। गोल्डन ग्रैंड होटल सीधी दूरी में मॉल से 1 किलोमीटर से भी कम है। दोनों को जोड़ता एक छोड़ा हुआ भूमिगत रास्ता भी है। पुरानी दुनिया में यह दूरी बस कुछ मिनटों की गाड़ी की सवारी होती, पर अब इस 1 किलोमीटर के भीतर उग्र तूफान है, जानलेवा ठंड है, संक्रमित है और बेकाबू भीड़ है। यहाँ तक जिंदा पहुँच पाना उनके लिए आसान नहीं होगा। दोपहर 3:30 बजे गोल्डन ग्रैंड होटल की तरफ लगे परिसीमा कैमरे आखिरकार आकृतियों की एक धुंधली कतार कैद करते हैं। तूफान बहुत गाढ़ा है, साफ तफसील नहीं दिखती। रास्ते में वे अलग अलग चौराहों पर कैमरे की पहुंच से बाहर अंदर होते रहते हैं। कभी कभी गिरती बर्फ की चादरों में गायब हो जाते हैं। डेरेक भीड़ की अगुवाई कर रहा है, साथ में विवियन और मुश्तरका दोस्तों की एक मुट्ठी भर टोली सब भूमिगत मॉल की तरफ जूझते हुए बढ़ रहे हैं। उनके शरीर होटल के स्टोर रूम से बटोरी गई रजाइयों, टेबल क्लॉथ, प्लास्टिक रेनकोटों और चादरों में लिपटे हैं। चेहरों पर स्कार्फ बंधे हैं। उनके हाथ पैर जल्दबाजी में प्लास्टिक रैप, टेप और कचरे के थैलों से सील किए गए हैं। फिर भी हर बार जब वे कैमरे पर दोबारा नजर आते हैं, उनकी गिनती थोड़ी और घट जाती है। कुछ लोग चल नहीं पाते और सड़क किनारे की दुकानों में पनाह लेने पर मजबूर हो जाते हैं। कुछ पार्किंग गैराज में घुस जाते हैं और फिर कभी साथ नहीं आ पाते। जब तक वे आखिरकार भूमिगत मॉल के करीब पहुंचे, एक दर्जन से ज्यादा से शुरू हुआ समूह घटकर बस 7 रह जाता है। डेरेक विवियन की बांह जकड़कर उसे घसीटता है। उसका चेहरा कागज जैसा पीला पड़ चुका है। पहले वह अपनी छवि की सबसे ज्यादा परवाह करती थी। बिना बेदागा मेकअप के कभी घर से नहीं निकलती थी। जूतों पर धूल का एक कण भी लग जाए तो हंगामा खड़ा कर देती थी। पर अब वह गंदगी और खून से लथपथ है। बाल बेतरतीबी से चेहरे पर चिपके हैं, किसी शरणार्थी जितनी बदहाल। मैं नियंत्रण कक्ष में बैठकर खामोशी से देखता रहा। कुछ भी महसूस नहीं हुआ। मेरी पिछली जिंदगी में मैं भी ठीक ऐसे ही बर्फ में एक एक कदम रेंगता था। बस तब मैंने उसके लिए दवाई ढूंढने के लिए वह तूफान झेला था। इस बार वह इतनी दूर बस यह भीख मांगने आई है कि मैं एक दरवाजा खोल दूं। जल्द ही उनके पीछे कुछ लड़खड़ाती काली आकृतियां नजर आती हैं। डेरेक ने फौरन देख लिया। उसका चेहरा बदल गया और उसने अपनी रफ्तार बढ़ा दी। जल्दी करो, मॉल बस आगे ही है। एक बार अंदर पहुंच गए तो सुरक्षित हैं। ठंड से विवियन के होंठ पहले ही नीले पड़ चुके हैं। वह सिसकते हुए कहती है, डेरेक, मुझसे अब चला नहीं जा रहा। डेरेक पीछे मुड़कर उसे देखता है। उसकी आंखों में बेसब्री की एक झलक चमकती है। पता भी है अभी क्या वक्त है, इतना नाटक मत करो। विवियन ठिठक जाती है। पहले डेरेक हमेशा उसके सामने नरम और ध्यान रखने वाला बना रहता था। उसे पानी थमाता, उसके थैले उठाता, मेरे सामने समझदारी और समर्पण का पूरा तमाशा दिखाता। पर अब प्रलय अभी मुश्किल से शुरू ही हुई है और उसका सब्र पहले ही चुक चुका है। विवियन को आखिरकार समझ आता है कि डेरेक कभी वह सहारे का स्तंभ था ही नहीं जो उसने सोच रखा था। पर अब बहुत देर हो चुकी है। आधे घंटे बाद वे आखिरकार मॉल के गेट के बाहर नजर आते हैं। डेरेक कैमरे की तरफ देखते हुए बाहरी धातु दरवाजे को जोर से पीटने लगा। एथन, खोलो, हम यहाँ हैं। विवियन ने भी सिर उठाया और उसकी आंखों से आंसू फौरन बह निकले। एथन, मैं हूँ, मुझे पता है तुम अंदर हो, प्लीज दरवाजा खोल दो। मुझे सच में समझ आ गया कि मैं गलत थी। मैंने बाहरी स्पीकर चालू किया। खरखराहट के बाद स्पीकर से मेरी आवाज आती है। किस बात में गलत थी? विवियन ने जैसे किसी सहारे की डोर पकड़ते हुए फौरन जवाब दिया, मुझे तुम पर घर के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए था। वे चुभने वाली बातें नहीं कहनी चाहिए थी। डेरेक के इतना करीब नहीं जाना चाहिए था। एथन, अगर तुम मुझे बस अंदर आने दो तो अब से मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। डेरेक का चेहरा उतर गया। विवियन, पर वह उसकी तरफ नजर तक नहीं डालती, बस कैमरे को टकटकी लगाए देखती रहती है। आंसू उसके चेहरे पर बहते रहते हैं। अगर यह मेरी पिछली जिंदगी होती तो उसे यूं देखकर मेरा दिल फौरन पिघल जाता। पर अब मुझे बस कड़वी विडंबना महसूस होती है। मैंने आगे कहा, विवियन, अगर मैं अभी यह दरवाजा खोल दूं तो क्या तुम वादा कर सकती हो कि तुम डेरेक का पक्ष नहीं लोगी? क्या वादा कर सकती हो कि तुम उनके साथ मिलकर मुझे यहाँ की हर चीज सौंपने पर मजबूर नहीं करोगी? क्या वादा कर सकती हो कि अंदर आने के बाद तुम इस जगह को ऐसे नहीं समझोगी जैसे यह सबकी साझी हो? विवियन ने मुंह खोला पर कुछ नहीं निकला, क्योंकि गहरे अंदर वह जानती है अगर वह दरवाजा सच में खुल जाए तो उसका पहला ख्याल शायद मेरे प्रति एहसान मानने का नहीं होगा, बल्कि यह होगा कि कैसे जिंदा रहा जाए, कैसे डेरेक को भी अंदर लाया जाए, कैसे इस जगह को अपना अगला सहारा बनाया जाए। डेरेक के चेहरे पर एक पल के लिए हलचल हुई, पर वह जल्दी संभल कर ठंडी मुस्कान के साथ कहता है, एथन, हमारे बीच फूट डालने की कोशिश मत करो। बाहर हर तरफ संक्रमित हैं और तुम बस अंदर बैठकर हमसे पूछताछ कर रहे हो। मैं उसे देखता हूँ। डेरेक, तुम्हें असल में कभी जिंदा रहने का रास्ता नहीं चाहिए था। तुम्हें इस मॉल के अंदर की चीजें चाहिए थी। जिस पल तुम्हें इसका ठिकाना पता चला, तुम कभी यह नहीं सोच रहे थे कि बचाव कैसे मिले। तुम बस यही सोच रहे थे कि अंदर कैसे घुसा जाए, यहाँ का सामान कैसे लिया जाए। डेरेक का चेहरा पूरी तरह बदल गया। उसने नाटक छोड़ दिया, झुककर एक पत्थर उठाता है और कैमरे के सुरक्षा ढांचे पर जोर से मारता है। एक तेज धमाके की आवाज, ढांचा बस हिल जाता है, उस पर खरोंच तक नहीं आती। एथन, अंदर बैठकर दिमागी खेल खेलना बंद करो। बता देता हूँ, अगर आज तुमने यह दरवाजा नहीं खोला तो जब मैं अंदर आऊंगा ये सब जरूरी नहीं कि तुम्हारा ही रहे। विवियन का चेहरा सफेद पड़ जाता है। उसे आखिरकार समझ आ गया। डेरेक कभी मुझसे उनकी जान बचाने की गुजारिश नहीं कर रहा था। वह जबरदस्ती अंदर घुसकर मॉल के अंदर की हर चीज लेना चाहता है और वह खुद डेरेक के हाथ में बस वह सौदेबाजी का हथियार भर है जिससे वह मुझसे दरवाजा खुलवाना चाहता है। वह फौरन पीछे हट गई, उसे घूरते हुए। डेरेक, तुमने तो कहा था कि हमें बस एथन से खुद को बचवाना है। डेरेक ने अपना सिर घुमाया। उसके चेहरे से नरमी की हर निशानी गायब हो चुकी है। तुम्हें सच में लगता है कि अब भी बस गिड़गिड़ाने से यह दरवाजा खुल जाएगा? विवियन जम गई। डेरेक ने ठंडी हंसी हंसी, अगर तुमने मुझे न बताया होता कि एथन नरम दिल है और हमेशा तुम्हारी हर बात मानता है तो क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें साथ लाने का जोखिम उठाता? तुम्हें लगता है इतनी दूर मैं यूं ही तुम्हारा ख्याल रखता रहा? इसलिए क्योंकि तुम ही वह चाबी हो जो यह दरवाजा खुलवाएगी। एक बार खुला तो अंदर की चीजें ही हमारा असली जिंदा रहने का मौका है। विवियन
विवियन वहीं जमी खड़ी रह जाती है। उसे हमेशा लगता रहा कि डेरेक सच में उसकी परवाह करता है, कि इस तरह के वक्त में कम से कम वह उसे बचाएगा। पर आखिर में वह डेरेक के लिए बस एक औजार भर थी जिससे यह दरवाजा खुलवाना था। मैं नियंत्रण कक्ष में बैठा था, मेज पर हल्के हल्के उंगलियां थपथपाता हुआ। कभी कभी सच्चाई को मेरी मदद की जरूरत ही नहीं पड़ती, लोग खुद ही एक दूसरे के नकाब उतार देते हैं। तभी दूर से एक धीमी गुर्राहट गूंजती है। उनकी बहस से कई काली आकृतियां पहले ही खींची चली आई हैं। मैंने चेतावनी दी, तुम्हारे पास 30 सेकंड बचे हैं। डेरेक का चेहरा बदल गया, वह फिर दरवाजा पीटने लगा। एथन, खोलो, अभी खोलो, तो मैं अब भी वादा करता हूँ तुम जमकर नहीं मरोगे। मैंने जवाब नहीं दिया। अब भी वह रोब जमाने की कोशिश कर रहा है। विवियन के पैर जवाब दे गए और वह बर्फ में गिर पड़ी। वह खुद को उठाने की कोशिश करती है, पर उसके हाथ पैर ठंड से बहुत सुन्न हो चुके हैं। वह बस सिसकते हुए कैमरे को देखती रहती है। एथन प्लीज, मैं नहीं चाहती ऐसे खत्म हो। मुझे सच में समझ आ गया कि मैं गलत थी। मैं उसे देखता रहा। मुझ में न कोई संतोष है, न कोई दया, बस एक खामोश सा एहसास कि अब सब कुछ अंतिम है। विवियन, मैंने तुम्हें मौके दिए, पर हर बार तुमने किसी और को चुना। इस बार मैं खुद को चुन रहा हूँ। वह पूरी तरह टूट गई। एथन प्लीज, मुझे एक और मौका दो। मैं फिर से जवाब नहीं देता। दूर की काली आकृतियां करीब से करीब आती जाती हैं। डेरेक आखिरकार घबरा गया। वह पीछे मुड़कर देखता है। फिर उसकी नजर विवियन के हाथों में इमरजेंसी किट पर टिक जाती है। वही किट जो मैंने अभी अभी बाहरी डिलीवरी स्लॉट से बाहर गिराई थी। उसके अंदर कुछ रेशन बार, 2 हीट पैक और पास के एक इमरजेंसी शेल्टर का हाथ से बना नक्शा है। विवियन उसे कसकर पकड़े है, जैसे यह उसकी आखिरी उम्मीद हो। अचानक डेरेक उस पर झपटा और किट उसके हाथों से छीन ली। विवियन जम गई। डेरेक, ये क्या कर रहे हो तुम? डेरेक ने उसकी तरफ नजर तक नहीं डाली। वह मुड़कर भाग गया। अब जाकर विवियन को सच में समझ आता है। आखिरी पल तक भी डेरेक सिर्फ खुद को बचाना चाहता था। वह लड़खड़ाते हुए उसके पीछे भागी और उसका कोट पकड़ लिया। डेरेक, तुम मुझे यहाँ छोड़कर नहीं जा सकते। वह मुड़ा, उसका चेहरा क्रूरता से बिगड़ा हुआ था। हट जाओ मुझसे। उसने उसे बुरी तरह झटक कर छुड़ा लिया। विवियन बर्फ में जोर से गिर पड़ी। उसकी बाहों में जकड़ी इमरजेंसी किट पूरी तरह छिन जाती है। वह हैरान होकर घूरती रहती है। डेरेक, ये तो मुझे एथन ने दिया था। डेरेक ने अपनी रफ्तार तक धीमी नहीं की। वह किट लिए सड़क के मोड़ से आगे निकल जाता है। उसके अंदर के रेशन बार, हीट पैक और शेल्टर का नक्शा ही शायद यहाँ से निकलने के बाद उनकी जिंदगी बचा सकते थे। पर वह विवियन की तरफ पीछे मुड़कर देखने तक की जहमत नहीं उठाता। वह बर्फ में मुंह के बल गिरी रहती है, डेरेक की आकृति को दूरी में छोटी होते देखती हुई। उसी पल कुछ आखिरकार समझ में आ जाता है। डेरेक कभी उसे बचाने की कोशिश नहीं कर रहा था। उसे बस वह चाहिए था जो उसे खुद जिंदा रख सके, और वह हमेशा उसके लिए बस एक औजार भर थी जिससे यह दरवाजा खुलवाना था। वह प्रलय से नहीं हारी, वह संक्रमितों से नहीं हारी, वह अपने ही लालच से और अपने ही धोखे से हारी। विवियन जूझते हुए अपना सिर उठाती है। कैमरे पर नजर पड़ती है। उसका मुंह खुलता है जैसे कुछ और कहने की कोशिश कर रही हो, पर तूफान की आवाज बहुत तेज है। मुझे अब उसके शब्द समझ नहीं आते। कैमरे की फीड कुछ बार टिमटिमाती है। बर्फ के पर्दे से कई काली आकृतियां करीब आ जाती हैं। मैं देखता नहीं रहता, बस उस कैमरा फीड को बंद कर देता हूँ। कुछ मिनटों बाद बाहरी माइक्रोफोन से बस हवा की आवाज आती है। डेरेक फिर कभी कोई संदेश नहीं भेजता। विवियन की चैट विंडो फिर कभी नहीं जगमगाती। अगली सुबह मैंने फिर से गेट का सिक्योरिटी कैमरा खोला। दरवाजे के बाहर बस वही थर्मल सूट बचा है जो मैंने कभी विवियन को दिया था, आधा बर्फ में दबा हुआ। मैं उसे देर तक देखता रहा, फिर स्क्रीन बंद कर दी। अब जाकर वह ग्लानि जो एक पूरी जिंदगी मेरे सीने पर बोझ बनी हुई थी, आखिरकार उतर जाती है। उसी सुबह मैंने सड़क के मोड़ का बैकअप कैमरा फीड खोला। डेरेक ज्यादा दूर नहीं जा पाया था। इमरजेंसी किट छीनने के बाद वह नक्शे पर बताए शेल्टर की तरफ जाना चाहता था, पर उसे डर था कि कोई उसका सामान चुरा न ले। वह पूरे रास्ते किट को कसकर पकड़े रहा। दूसरे बचे हुए लोगों से बचने की कोशिश में उसने मेरे बताए सुरक्षित रास्ते को नजरअंदाज किया और इसकी बजाय एक छोटी सी गली में घुस गया। वही गली जो मेरी पिछली जिंदगी में पूरे शहर के सबसे घने संक्रमित इलाकों में से एक थी। कैमरे पर डेरेक ने मुश्किल से कुछ कदम ही रखे थे कि गली के अंदर कई काली आकृतियां धीरे धीरे मुड़ने लगती हैं। उसे कुछ गलत होने का एहसास हुआ और वह फौरन रुककर पीछे मुड़ने की कोशिश करता है, पर पहले ही बहुत देर हो चुकी है। तूफान और छोड़ी हुई गाड़ियों के पीछे से और संक्रमित नजदीक आते जाते हैं। डेरेक किट को जकड़े पीछे लड़खड़ाया, पर गली के मुहाने पर भी पहले ही काली आकृतियां आ चुकी हैं। उसका भागने का रास्ता पूरी तरह बंद हो चुका था। कैमरे की फीड पर उसने पास के एक शटर को बेतहाशा पीटा, फिर मुड़कर भूमिगत मॉल की तरफ कुछ चिल्लाता है। दूरी बहुत ज्यादा है, मुझे शब्द समझ नहीं आते। अगले ही पल कई काली आकृतियां एक साथ उस पर झपट पड़ी। डेरेक की आकृति पल भर में संक्रमितों के नीचे गायब हो गई। तूफान जल्द ही गली के मुहाने को दबा गया। उसके आखिरी संघर्ष का जो कुछ भी बचा था उसे निगल जाता है। उसके बाद डेरेक फिर कभी नजर नहीं आया। मैंने उस कैमरा फीड को बंद कर दिया। नियंत्रण कक्ष एक बार फिर खामोश हो जाता है। बाहर बस तूफान है, संक्रमितों की धीमी गुर्राहट है, एक ऐसी दुनिया की आवाज जो पूरी तरह ढह चुकी है। इस बीच यहाँ मेरे बंकर में हीटिंग स्थिर चल रही है, बत्तियां रोशन है। मैं रसोई की तरफ गया और अपने लिए एक कटोरा गर्म सूप निकाला। जैसे ही मैंने पहला घूंट लिया, वह जलती हुई गर्माहट मेरे गले से नीचे उतरकर मेरे पेट में बैठ जाती है और आखिरकार ये बात मुझ पर हावी हो गई, सच में हावी हो गई। इस बार मैं बच गया हूँ। उस दिन के बाद कोई भी दोबारा गैरी और डेरेक की तरह खुलेआम मेरा दरवाजा तोड़ने की हिम्मत नहीं करता। गैरी बिना किसी निशान के गायब हो जाता है, डेरेक फिर कभी सामने नहीं आता और विवियन हमेशा के लिए उस महाबर्फबारी में खो जाती है। पर मुझे पता है इसका मतलब यह नहीं कि खतरा टल गया है। अगर कुछ है तो प्रलय की असली क्रूरता अभी शुरू ही हुई है। जब संचार हमेशा के लिए बंद हो जाता है तो पूरा शहर एक लंबे अंतहीन सन्नाटे में डूब जाता है। मेरे फोन पर संदेश आने पूरी तरह बंद हो जाते हैं। ग्रुप चैट अपनी आखिरी मदद की पुकार पर ठहर जाती है। सिग्नल बार खाली हो जाते हैं। पहले 2-4 दिन मैं फिर भी आदतन कभी कभार फोन चेक करता रहता हूँ। आखिर में मैं उसे बस दराज में बंद कर देता हूँ। अब
अब यह वह दुनिया नहीं रही जिससे तुम फोन के जरिए जुड़े रह सको। पहली महाबर्फबारी पूरे 2 हफ्ते चलती है। इन 2 हफ्तों में बाहर आसमान मुश्किल से ही रोशन होता है। दिन और रात के बीच की रेखा मॉनिटर स्क्रीनों पर स्लेटी रंग की एक हल्की सी तब्दीली भर रह जाती है। बर्फ सड़कों पर ढेर होती जाती है, गाड़ियों की छतें दबाती हैं, इमारत दर इमारत के निचले निकास सील करती है और उन असंख्य लोगों को दफना देती है जो वक्त पर बाहर नहीं निकल पाए। सबसे ठंडे वक्त में बाहर का तापमान -80 डिग्री से भी नीचे गिर जाता है। इतनी ठंड में कोई आम इंसान बाहर लंबे समय तक जिंदा नहीं रह सकता। 2 हफ्तों बाद तूफान आखिरकार थमने लगता है और तापमान अपने सबसे निचले बिंदु से धीरे धीरे उठकर तकरीबन -40 डिग्री या -50 डिग्री के आसपास आ जाता है। एक आम इंसान के लिए यह अब भी जानलेवा ठंड है, पर इससे कम से कम बचे हुए मुट्ठी भर लोगों को थोड़ी दूरी तक चलने फिरने का मौका मिल जाता है। और इन्हीं दिनों में मैं धीरे धीरे बर्फ में मौजूद बीजाणु संक्रमण के पीछे का पैटर्न समझने लगता हूँ। ये ऐसी चीज नहीं जो छूते ही फौरन असर दिखाए। कपड़ों के जरिए थोड़ी देर के संपर्क का समय रहते इलाज हो सकता है। असली खतरा बर्फ के पिघले पानी से है, जो किसी घाव, नाक या मुंह से अंदर घुस जाए या लंबे समय तक त्वचा से चिपका रहे। एक बार त्वचा पर काले धब्बे दिखने लगे तो इसका मतलब है संक्रमण पहले ही पकड़ बना चुका है। अपनी पिछली जिंदगी से जो मुझे पता है उसके मुताबिक सबसे लंबा इंक्यूबेशन पीरियड तकरीबन 72 घंटे का होता है। इसलिए बंकर के लिए मेरा सबसे पहला अटल नियम यह है कि हर नया आने वाला पूरे 72 घंटे का क्वारंटीन जरूर पूरा करेगा, 1 मिनट कम नहीं। कुछ बार मैंने देखा कि बचे हुए लोग रिहायशी इमारतों से बाहर निकलते हैं, अपने शरीर को चादरों में लपेटे, जूतों को प्लास्टिक थैलों से ढांपे, हाथ से बने औजार लिए सड़क पार सुपरमार्केट तक खाना ढूंढने पहुंचने की कोशिश करते हैं। पर वे मुश्किल से थोड़ी ही दूर पहुंच पाते हैं कि उनके आसपास बर्फ में काली आकृतियां हिलने लगती हैं। वे संक्रमित बर्फ के ढेर में आधे दबे पड़े रहते हैं, ज्यादातर वक्त बिल्कुल स्थिर, मानो जमकर पत्थर हो गए हों। पर जैसे ही उन्हें पैरों की आहट, कंपन, शरीर की गर्मी या हल्की सी भी आवाज महसूस होती है, वे सीधे गुजरने वाले पर झपट पड़ते हैं। कैमरे की फीड जल्द ही तूफान में डूब जाती है। मैं देखता नहीं रहता। कुछ नजारे बेहतर होते हैं अगर उन्हें ज्यादा साफ न देखा जाए। वे बस रात को सोना और मुश्किल बना देते हैं। शुरुआत में संक्रमित बस अपनी सहज वृत्ति पर चलते हैं, किसी भी जीवित चीज का पीछा करते हैं। कुछ दिनों बाद वे आवाज, कंपन और गर्मी के प्रति संवेदनशील होने लगते हैं। 7वें दिन तक पहले उच्च खतरा वेरिएंट सामने आते हैं, जिनकी हरकतें काफी तेज और मजबूत होती हैं। उनमें से एक गर्मी के स्रोत से खींचकर मॉल की बाहरी दीवार के पास वेंट तक पहुंच जाता है। जब बाहरी अलार्म बजता है, मैं उसी वक्त पावर रूम का मुआयना कर रहा होता हूँ। तीखी चेतावनी हवा को चीरती है और एक पल के लिए मेरा दिल जोर से ढक से रह जाता है। ये डर नहीं है, ये मेरी पिछली जिंदगी की वह याद है, दरवाजा टूटकर खुलने की, जो पल भर में उमड़ पड़ती है। मैंने फौरन वेंट कैमरे की फीड पर स्विच किया। स्क्रीन पर संक्रमित बाहरी दीवार के ठीक पास धातु की सुरक्षा जाली से सटा खड़ा है। अगले ही पल वह उससे टकराया। धड़ाम, पूरी वेंटिलेशन नली हल्की सी हिल गई। मैं नहीं हिला, बस स्क्रीन देखता रहा। धड़ाम, दूसरी टक्कर, धड़ाम, तीसरी। जाली टेढ़ी नहीं हुई। फिल्ट्रेशन सिस्टम में कोई गड़बड़ी नहीं दिखी। एंटी बैक फ्लो वाल्व स्थिर रहा। तब जाकर मैंने धीरे से सांस छोड़ी। अच्छी बात यह है कि मैंने वेंटिलेशन सिस्टम में पहले ही साउंड प्रूफिंग की परत, एक हीट एक्सचेंज यूनिट और छुपा हुआ एग्जॉस्ट वेंट जोड़ रखा है। बाहर छोड़ी जाने वाली हवा असल में कम तापमान पर रहती है और आवाज भी कम से कम रहती है। वह संक्रमित बस कभी कभार लीक होती, गर्मी से खींचकर आया था। उसे कभी असली प्रवेश द्वार नहीं मिला। अपनी पिछली जिंदगी में मेरे पास एक भी ऐसा दरवाजा नहीं था जो सच में किसी को रोक सके। इस बार मैंने अपने लिए एक ऐसा बंकर बनाया है जो सच में प्रलय झेल सकता है। वह संक्रमित काफी देर तक बाहर टिका रहा। आखिर में उसकी दिलचस्पी खत्म होती लगी और वह धीरे धीरे कैमरे की पहुंच से बाहर भटक गया। अगले दिनों में गर्मी के स्रोतों और मशीनों की धीमी गुनगुनाहट से और संक्रमित खींचे चले आते हैं। कुछ दरवाजे से टकराए, कुछ बाहरी सुरक्षा जाली के पास मंडराए, कुछ गेट के आसपास घूमते हुए तीखी खरखराती आवाजें निकालते हैं, जैसे कोई नुकीली चीज धीरे धीरे दरवाजे पर आगे पीछे घसीटी जा रही हो। मैंने मॉनिटर बंद नहीं किया और आवाज को पूरी तरह म्यूट भी नहीं किया, क्योंकि मुझे इसकी आदत डालनी है। ये बेपरवाही, ये मेरे डरने भर से शांत नहीं हो जाएगी। मैं एक सख्त रोजाना दिनचर्या से जीता हूँ। हर सुबह 7 बजे उठता था, बिजली जांचता था, ईंधन जांचता था, पानी की चक्रीय व्यवस्था जांचता था, हवा फिल्ट्रेशन जांचता था, बाहरी तापमान और संक्रमितों की हरकतों का पैटर्न दर्ज करता था, फिर खाना खाता था, व्यायाम करता था, स्टोरेज बे व्यवस्थित करता था और तीनों भूमिगत मंजिलों का दौरा करता था। पहले कुछ दिनों में मुझे चैन की नींद नहीं आती। आधी रात को हल्की सी भी आवाज मुझे फौरन जगा देती है और मैं देर तक मॉनिटर घूरता रहता हूँ। कभी कभी मुझे सपना आता है कि मैं फिर पिछली जिंदगी में हूँ। विवियन का वह दरवाजा खोलना, डेरेक का भीड़ के साथ अंदर टूट पड़ना। जागने पर मैं देर तक अंधेरे में बैठा रहता हूँ, जब तक यह पुख्ता न कर लूं कि तीनों बख्तरबंद दरवाजे कसकर बंद हैं, बिजली सामान्य ढंग से चल रही है। तभी मैं खुद को वापस लेटने देता हूँ। पता चलता है सुरक्षा वह चीज नहीं जो बस काफी सामान होते ही मिल जाए। इसे हर दिन बार बार पुख्ता करके कमाना पड़ता है। ये पुख्ता करना कि दरवाजा अब भी वहाँ है, खाना अब भी वहाँ है। ये पुख्ता करना कि अब कभी कोई मुझे दोबारा ठंड में धक्का नहीं देगा। 10वें दिन मैंने बेसमेंट लेवल 3 पर सब्जियों की पहली खेप बोई। सलाद पत्ता, हरी प्याज, आलू, टमाटर के कुछ गमले। जैसे ही मैंने बीज को ग्रोइंग ट्रे में दबाया, मेरा हाथ लंबे समय के लिए ठिठक गया। अपनी पिछली जिंदगी में प्रलय के 6 महीनों में मैंने मुश्किल से एक भी सच्चा हरा टुकड़ा देखा था। हर खाने लायक पत्ता बहुत पहले ही बेबस हाथों ने नोच लिया था। यहाँ तक कि पड़ोस के फूलों की क्यारियों की घास भी खोदकर उबाल कर खाई गई थी। उस समय एक ताजा पत्ता सोने से भी दुर्लभ था। इसलिए जब कोमल हरियाली का पहला अंकुर ग्रोइंग ट्रे से फूटकर बाहर झांका
मैं ग्रो लाइट के नीचे खड़ा होकर उसे देर तक देखता रहा। ये बहुत छोटा है, इतना छोटा कि एक उंगली की नोक से भी कुचला जा सके। पर उस दुनिया में जहाँ एक कप गर्म पानी भी किसी की जान बचा सकता है, यह हरियाली का छोटा सा टुकड़ा मुझे डिब्बा बंद खाने से भरे पूरे गोदाम से भी ज्यादा सुकून देता है। डिब्बा बंद खाना आखिर में खत्म हो जाएगा, ईंधन आखिर में जलकर राख हो जाएगा, पर जब तक बीज अंकुरित हो सकते हैं, यह जगह सिर्फ एक पनाहगाह भर नहीं है, यह वह जगह है जहाँ मैं सच में जीता रह सकता हूँ। 1.5 महीने बाद बाहर बचे हुए लोगों की गिनती घटने लगती है। पहले पहल घायल पैर घसीटते हुए लोग गेट के पास से गुजरते थे, कुछ दरवाजे पर गिर पड़ते रोते हुए, कुछ कैमरे के सामने खाने के एक टुकड़े के लिए गिड़गिड़ाते। वक्त के साथ वे आवाजें कम से कम तर होती जाती हैं, इसलिए नहीं कि उन्होंने मांगना छोड़ दिया है, बल्कि इसलिए कि अब कम से कम लोग ही यहाँ तक पहुँच पाते हैं। एक रात देर से बाहरी मॉनिटर पर एक बूढ़ा आदमी नजर आया, पीठ पर एक टूटी फूटी मेडिकल किट बांधे, फिसलता लड़खड़ाता मॉल के गेट की तरफ बढ़ रहा है। उसने दरवाजा नहीं पीटा, मुझे गाली नहीं दी, अंदर आने की भीख नहीं मांगी, वह बस दरवाजे के चौखट के सहारे टिक गया और अपने कोट के अंदर से कार्डबोर्ड का एक टुकड़ा निकाला, जिस पर सूखे खून के धब्बे लगे हैं, कुछ कांपती हुई लाइनें उस पर लिखी हैं। मैं डॉक्टर हूँ, संक्रमित नहीं, मैं बीमारों का इलाज कर सकता हूँ, बस एक घूंट गर्म पानी चाहिए। मैं देर तक मॉनिटर घूरता रहा, मैं वह चेहरा पहचान गया। अपनी पिछली जिंदगी में विवियन के लिए बुखार की दवाई ढूंढते हुए मैं एक बार एक वीरान क्लिनिक में उससे मिला था। तब तक वह क्लिनिक पहले ही लुटेरों द्वारा पूरी तरह साफ किया जा चुका था। मैं उम्मीद छोड़ने ही वाला था कि उसने अपनी मेडिकल किट के एक छुपे हुए खाने से बुखार की आखिरी 2 गोलियां निकालकर मुझे दे दी। उसके हाथ ठंड से कांप रहे थे। गोलियां कागज के एक पतले टुकड़े में लिपटी थीं, जिसके किनारे इस्तेमाल से घिसकर नरम हो चुके थे। मैं वहीं स्तब्ध खड़ा रह गया। और आप, मैं बूढ़ा हूँ, एक एक दिन काटता हूँ, तुम जवान हो, जिसको बचा सको बचाओ, चाहे कितने भी क्यों ना हो। उन 2 गोलियों ने आखिर में विवियन की जान बचाई, पर उसे कभी पता नहीं चला कि वे एक ऐसे इंसान के घटते हुए जीवन में से निकाली गई थी जो खुद मुश्किल से टिका हुआ था। मैंने बाहरी स्पीकर चालू करके पूछा कि क्या उसका सीधे खून से कोई संपर्क हुआ है। बूढ़े आदमी ने अपना सिर उठाया, आवाज मुश्किल से सुनाई देती है। सीधा संपर्क नहीं, बांह पर शीतदंश है, पर कोई काला धब्बा नहीं। मैंने फौरन दरवाजा नहीं खोला, इसकी जगह बाहरी बफर जोन चालू किया। पहला दरवाजा बस इतना खुलता है कि ठीक एक इंसान समा सके। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, पहला दरवाजा उसके पीछे बंद हो गया। फिर बर्फ हटाई गई, एयरलॉक शावर, डिसइंफेक्टेंट स्प्रे और उसके बाहरी कपड़ों को अलग करके सुरक्षित रखा जाता है। एक इस्तेमाल के बाद फेंकने वाला क्वारंटीन सूट और अतिरिक्त गर्म कपड़े दिए जाते हैं। फिर तापमान स्कैन और घाव की जांच होती है। वह पूरे 72 घंटे बाहरी बफर जोन में बिताता है। उस पूरे समय मैं उसे बस डिलीवरी स्लॉट के जरिए पानी, रेशन बार और बुनियादी दवाई भेजता हूँ। तीसरी रात जब मैंने यह पुख्ता कर लिया कि संक्रमण का कोई निशान नहीं, बुखार नहीं, कोई आक्रामक हरकत नहीं, तब मैंने आखिरकार उसे बेसमेंट लेवल 1 के क्वारंटीन रूम में आने दिया। मुझे पहली बार देखते ही उसने यह नहीं पूछा कि उसे रुकने दिया जाएगा या नहीं। इसकी जगह वह मेडिकल बे की तरफ देखता है और धीरे से पूछता है, यहाँ कोई इस्तेमाल लायक दवाई है? मैंने उसे देखा, उसने हल्की सी मुस्कान दी। गलत मत समझना, मैं डॉक्टर हूँ, जब भी दवाई दिखती है मुझे सबसे पहले मरीजों का ख्याल आ जाता है। मैं उसकी झुकी थकी हुई पीठ को देखता रहा, देर तक चुप रहता हूँ। ये दुनिया ढेरों लोगों को दानों में बदल सकती है, पर कुछ लोग अब भी याद रखते हैं कि वे पहले क्या थे। उस दिन के बाद मैंने सबको सिद्धांत के नाम पर बाहर रखना बंद कर दिया, पर जब भी वह दरवाजा खुलता है नियम होते हैं, कोई अपवाद नहीं। बाद में मैंने 2 भाई बहनों को अंदर लिया। जब संक्रमितों ने लड़के का मॉल के किनारे तक पीछा किया, तब खुद गिरने की कगार पर होते हुए भी उसने अपनी बहन को अपने सीने से कसकर लगाए रखा, उसे बचाते हुए। दरवाजा खटखटाते हुए वह बस एक बात कहता है, मेरी बहन को बचा लो, मुझे अंदर आने की जरूरत नहीं। मैंने उन दोनों को क्वारंटीन के लिए बफर जोन में आने दिया। 72 घंटे बाद दोनों भाई बहन जिंदा हैं। जब लड़का जागा, वह मेरे सामने घुटनों के बल गिरने की कोशिश करता है। मैंने उसे रोक दिया। तीसरा शख्स जो आया वही मरम्मत करने वाला था, जिसने प्रलय से पहले मुझे निर्माण के दौरान सावधान रहने की सलाह दी थी। जब तक वह पहुंचता है, उसकी एक आंख की सुध लगभग पूरी तरह जा चुकी है। उसने स्पीकर से मुझसे कहा, साहब मैं कोई परेशानी नहीं करूंगा, मेरे पास बस मरम्मत के औजारों का एक सेट है। अगर आप मुझे अंदर लें तो मैं जितने भी वक्त की जरूरत हो आपकी पाइपलाइन और वायरिंग ठीक करता रहूंगा। न लें तो बस मुझे कोई ऐसी जगह बता दें जहां मैं यह तूफान झेल सकूं। वह भी ठीक है। मैं देर तक चुप रहा, फिर आखिरकार उसे बफर जोन में आने दिया। बूढ़े डॉक्टर को उसकी टांग बचाने में 3 दिन लगते हैं। घाव साफ करने के बाद मरम्मत करने वाला पूरे 2 हफ्ते क्वारंटीन रूम में संभलता रहता है, तब जाकर वह दोबारा अपने पैरों पर खड़ा हो पाता है। ठीक होने के बाद वह बाहरी पाइपलाइन के कई हिस्सों को मजबूत करने में मेरी मदद करता है और एक बैकअप मेंटेनेंस रास्ते को भी बदलने में मदद करता है। उस दिन के बाद मैं इस बंकर में अकेला नहीं रहा और उसी दिन नियम पत्थर की लकीर की तरह तय कर दिए जाते हैं। पहला, रहने के इलाके में आने वाले हर शख्स को पहले 72 घंटे का क्वारंटीन पूरा करना होगा। दूसरा, सारा सामान दर्ज किया जाएगा और सामूहिक रूप से बांटा जाएगा, कोई निजी जमाखोरी नहीं। तीसरा, बिना इजाजत कोई भी नियंत्रण कक्ष या पावर रूम के पास नहीं जाएगा। चौथा, कोई भी उपद्रव नहीं भड़काएगा, नियम नहीं तोड़ेगा या बिना इजाजत कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। उल्लंघन करने वाले को फौरन निकाल दिया जाएगा। पांचवा, यह बंकर जाने बचा सकता है, पर यह किसी एक की जान बचाने के लिए कभी सबकी जान जोखिम में नहीं डालेगा। मैंने इन नियमों को बेसमेंट लेवल 1 के गेट पर सबसे नजर आने वाली जगह पर टांग दिया। बूढ़े डॉक्टर ने इन्हें पढ़ा और बस एक टिप्पणी की, सख्त नियम अच्छी बात है, कानून विहीन वक्त में नियमों की गैर मौजूदगी ही लोगों की जान लेती है। 2 महीने बाद शहर अपने पुराने रूप का हर निशान खो चुका है। ऊंची इमारतें बर्फ के नीचे दबी खड़ी हैं, सड़कें बर्फ के नीचे गायब हो चुकी हैं, मॉल, अस्पताल, स्कूल सब संक्रमितों के अड्डे बन चुके हैं, पर बंकर इस बीच स्थिर और मजबूती
बस्ती में बस चुका है। बूढ़ा डॉक्टर मेडिकल बे व्यवस्थित करता है, दवाइयों को इस्तेमाल और एक्सपायरी तारीख के हिसाब से छांटता है। लड़का बाहरी कैमरों की निगरानी संभालता है, जबकि उसकी बहन ग्रो रूम में पौधों को पानी देने में मदद करती है। मरम्मत करने वाला मेरे साथ मिलकर नाली व्यवस्था, दीवारों और बैकअप वायरिंग का व्यवस्थित मुआयना करता है। ये भूमिगत मॉल आखिरकार बस मेरी निजी पनाहगाह भर नहीं रहा, अब यह ऐसी जगह लगने लगी है जहाँ लोग सच में लंबे समय तक रह सकते हैं। कभी कभार अब भी बचे हुए लोग भूमिगत मॉल के पास से गुजरते हैं, कुछ मदद की भीख मांगते हैं, कुछ गालियां बरसाते हैं, कुछ दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं और कुछ बाहर रोते हुए अपने पछतावे कबूल करते हैं, यह मानते हुए कि उन्होंने कभी दूसरों को लूटा था और अब जाकर आखिरकार समझते हैं कि उम्मीद के छिन जाने का एहसास कैसा होता है। आधे साल बाद बेरहम गहरे जमने वाले तूफान आखिरकार थमने लगते हैं। आसमान अब भी फीके स्लेटी रंग का रहता है। धुंधले तांबे के सिक्के जैसा सूरज बादलों की मोटी परतों के पीछे लटका रहता है। संक्रमित गायब नहीं हुए हैं, पर जो बचे हुए लोग हैं उन्होंने पहले ही किसी हद तक व्यवस्था फिर से खड़ी करनी शुरू कर दी है। शहर के किनारों पर बचे हुए लोगों की मुट्ठी भर चौकियां उभरने लगती हैं। लोग वीरान मॉलों को घेरेबंदी की तरह इस्तेमाल करते हैं। ठंड से बचने के लिए भूमिगत पार्किंग गैराजों में पनाह लेते हैं। कुछ फिर से आग जलाने लगे हैं, बर्फ हटाकर रास्ते साफ कर रहे हैं। जो कुछ भी अब भी इस्तेमाल लायक है उसे बटोर रहे हैं। मैं इनमें से किसी चौकी में शामिल नहीं हुआ और न ही मैंने मॉल के दरवाजे खोलकर सबको अंदर लिया। ये बंकर वह सब कण है जिसकी कीमत मैंने अपनी ही जान देकर चुकाई है। मैं मासूम लोगों को कुछ खाना दे सकता था, गिरने की कगार पर खड़े किसी बच्चे को पानी की एक बोतल दे सकता था और जो सच में नियमों का पालन करते थे उन्हें बाहरी बफर जोन में एक रात तूफान से बचने की जगह दे सकता था। पर उस दरवाजे के पीछे रहने का इलाका, पावर रूम, स्टोरेज बे, वह बाहरी लोगों के लिए यूं ही कभी नहीं खुलेगा, क्योंकि मुझे साफ समझ आ चुका है इस दुनिया में दयालुता का वजूद हो सकता है पर उसकी हदें होनी चाहिए। उस साल भर में मैंने बहुत सारे लोगों को इस दरवाजे के बाहर घुटनों के बल आंसू बहाते देखा है। बहुत सारे लोगों को चावल की आधी बोरी के लिए एक दूसरे के खिलाफ हो जाते देखा है। मैंने देखा है लोग खुद को बचाने के लिए अपने सबसे करीबी लोगों को छोड़ जाते हैं और कुछ लोगों को भूखा रहते देखा है, बस इसलिए कि वे अपने ही परिवार के मुंह से आखिरी निवाला नहीं छीनना चाहते। ये दुनिया लोगों के लालच को बड़ा कर देती है, पर यह असली दयालुता की जो चंद चिंगारियां बची रह जाती हैं उन्हें भी सबसे तीखे फोकस में ला खड़ा करती है। एक साल बाद मैं भूमिगत मॉल के नियंत्रण कक्ष में खड़ा मॉनिटर स्क्रीनों की पूरी दीवार के सामने हूँ। उन स्क्रीनों पर शहर अब भी बर्फ के नीचे दबा हुआ है। वीरान ऊंची इमारतें तूफान में खामोश खड़ी हैं। कभी कभार कोई संक्रमित अब भी सड़क के मोड़ से धीरे धीरे घिसटता निकलता है, पर मुझे अब डर नहीं लगता, क्योंकि मेरे पीछे एक जनरेटर स्थिर और मजबूती से चल रहा है। रहने का इलाका गर्म रोशनी से जगमगा रहा है और एक ग्रो रूम हरी भरी उगती सब्जियों से लहलहा रहा है। अपनी पिछली जिंदगी में मैं वह था जिसे ठंड में धकेल दिया गया था। इस बार मैं वह हूँ जो अंदर खड़ा है। 3 बख्तरबंद दरवाजे एक के बाद एक मेरे पीछे बंद हुए। चाबी मेरे हाथ में थी।